ओके दोस्तों, तो फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है काफी। लेट्स सी क्या बोला है। जो यहां पर एक टावर है जिसका हाइट है h। यहां पर एक टावर है जिसका हाइट है h। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g। ओके, यहां पर मेरा 3 बॉल है। एक बॉल को मैं अपवर्ड डायरेक्शन u पर फेंक रहा हूं। ये ग्राउंड पे वापस आता है एट टाइम, अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर फेंकता हूं इस बॉल को, तो यहां पर नीचे आने में इसको टाइम लगता है t1। दूसरा वाला बॉल को मैंने एग्जैक्टली उतना ही स्पीड u से फेंक रहा हूं, तो इसको नीचे आने में टाइम लगता है t2। और जो तीसरा वाला बॉल है इसको मैं जस्ट ड्रॉप कर दे रहा हूं, तो यहां पर टाइम लगता है t3। सो फाइंड रिलेशन बिटवीन t1, t2 and t3। Find the relation between t1, t2 and t3। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे सवाल को सॉल्व। जहां से हम तीनों के तीनों को फेंक रहे हैं वो वाले लाइन को हम एक काम करते हैं। दिस इज आवर सपोज द रेफरेंस लाइन। ये हमारा रेफरेंस लाइन है और मैं रेफरेंस लाइन के डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं और अपवर्ड डायरेक्शन को मान ले रहा हूं नेगेटिव। तो ये जो पहला वाला स्टोन है इसका वेलोसिटी अपवर्ड है u, तो ये नेगेटिव है इनिशियल वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट सबका जो है वो है डाउनवर्ड प्लस h, राइट। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, h इक्वल्स टू माइनस u t1 प्लस हाफ g t1 स्क्वायर। g तो एनी पॉजिटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड है। दूसरा वाला बॉल का इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है, तो सिंपल सी बात है मैं दूसरे वाले बॉल के लिए लिख सकता हूं h इज इक्वल्स टू u t2 प्लस हाफ g t2 स्क्वायर। और तीसरा वाला बॉल का हमारा जो u है वो 0 है, तो सिंपल सी बात है h will be 0 into t3 प्लस हाफ g t3 स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, हाँ कि ना, राइट। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन के बारे में देखूं तो मैं अपना जिंदगी का दुश्मन देख पा रहा हूं u को। तो क्यों ना एक काम करें, जो पहला वाला इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं t2 से और दूसरा वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं t1 से। एंड नाउ एड द टू। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो सिंपल सी बात है ht2 प्लस ht1 माइनस ut1 t2 प्लस ut1 t2, ये तो कट के 0 हो जाएगा, प्लस हाफ g t1 इंटू t2 स्क्वायर प्लस हाफ g t2 स्क्वायर इंटू t1, सॉरी t1 स्क्वायर इंटू t2। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, h इंटू t1 प्लस t2। अगर मैं यहां पर ध्यान दूं हाफ g t1 t2 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा t1 प्लस t2। सो t1 प्लस t2 कैंसल्स, तो h का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी हाफ g t1 t2।
तो h इन टर्म्स ऑफ t1 t2 आ गया मेरे पास। बट h का एक दूसरा वैल्यू भी मेरे पास आ रखा है और वो है h इक्वल्स टू हाफ जी t3 स्क्वायर। सो सिंपली अगर मैं ये दोनों h को कंपेयर करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा हाफ जी t1 t2 इक्वल्स टू हाफ जी t3 स्क्वायर। जी बाई टू कैंसिल, यानी t3 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 इंटू t2। तो t3 का वैल्यू आएगा अंडर रूट t1 t2। t3 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट t1 t2। समझ में आया? तो तीन स्टोन के बारे में अगर हम बात करें तो ये अपवर्ड यू है, ये डाउनवर्ड यू है और ये ड्रॉप किए हैं। तो तीनों में अगर टाइम लगता है t1 t2 और t3, उन तीनों के टाइम के बीच में हमें ये रिलेशन मिलेगा t3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट t1 t2। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? ये बोला है एक बिल्डिंग है, बहुत लंबा बिल्डिंग है, जितना लंबा मान सकते हो। ठीक है, समझ में आया? यहां पर एक बंदा बैठा हुआ है टॉप में और u इक्वल्स टू 0 से स्टोन्स आर ड्रॉप्ड। स्टोन जो है वो ड्रॉप कर रहा है 1 स्टोन पर सेकेंड। 1 स्टोन पर सेकेंड। ओके, समझ में आया? अच्छा, ये जी है डाउनवर्ड। अब ये बोला है कैलकुलेट पोजीशन of calculate the position of third, fourth and fifth balls when sixth ball is just dropped. सिक्स्थ बॉल इज जस्ट ड्रॉप्ड। सिक्स्थ बॉल को जब मैंने छोड़ा हूं उस इंस्टेंट पे हमारा जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बॉल है वो कहां पर है? चलो फर्स्ट और सेकंड भी हम निकालने का ट्राई कर सकते हैं। ये वाला हमारा एक बहुत ही ज्यादा लंबा बिल्डिंग है, ये एज्यूम्ड है, राइट? तो मैं सारे के सारे बॉल्स के बारे में अगर बातचीत करूं, अच्छा ध्यान देना, फर्स्ट बॉल को ड्रॉप करने के 5 सेकंड बाद हमारा सिक्स्थ बॉल ड्रॉप होने वाला है, हाँ कि ना? फर्स्ट बॉल ड्रॉप हुआ, उसके बाद पहला सेकंड में सेकंड बॉल ड्रॉप होगा, उसके बाद 2 सेकंड बाद थर्ड बॉल ड्रॉप होगा, 3 सेकंड बाद हमारा फोर्थ बॉल ड्रॉप होगा, 4 सेकंड बॉल हमारा फिफ्थ बॉल ड्रॉप होगा और 5 सेकंड बाद हमारा सिक्स्थ बॉल ड्रॉप होगा। तो जो फर्स्ट वाला बॉल है, अगर मैं ध्यान देना, जब मैं सिक्स्थ बॉल को ड्रॉप कर रहा हूं, ये वाला अगर मैं t इक्वल्स टू 0 सेकेंड मानूं, तो दोस्तों ध्यान देना, जो फर्स्ट बॉल ड्रॉप हुआ था वो हुआ था t इक्वल्स टू -5 सेकेंड में, यानी 0 सेकेंड के पास्ट में, राइट? सेकेंड बॉल जो ड्रॉप हुआ था वो हमारा हुआ था t इक्वल्स टू -4 सेकेंड में।
थर्ड बॉल जो ड्रॉप हुआ था, थर्ड बॉल जो ड्रॉप हुआ था वो हुआ था t इक्वल्स टू -3 सेकेंड पे। जो हमारा फोर्थ बॉल ड्रॉप हुआ है वो हुआ है t इक्वल्स टू -2 सेकेंड पे। और जो फिफ्थ बॉल ड्रॉप हुआ था वो हुआ था t इक्वल्स टू -1 सेकेंड पे। समझ में आया है या नहीं आया है? आई होप दिस इज अंडरस्टूड। सो ये वाला बॉल जब ड्रॉप हो रहा था तब फर्स्ट बॉल 5 सेकेंड ऑलरेडी जा चुका है। तो फर्स्ट बॉल का अगर मैं हाइट को कंप्यूट करूं, h1 विल बी इक्वल्स टू हाफ g इंटू 5 स्क्वायर। तो g जो है वो है मेरा 10, सो 5, सो 125 मीटर जो है वो हमारा फर्स्ट बॉल जा चुका है। ठीक है, सेकेंड बॉल जो है वो कहां पर होगा, हाफ g इंटू 4 स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये 5 है, 5 इंटू 16, 80 मीटर में। जो हमारा थर्ड बॉल है वो कितने हाइट पर होगा, हाफ g इंटू 3 स्क्वायर, यानी 45 मीटर पे। जो हमारा फोर्थ बॉल होगा h4, हाफ g इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, राइट? सही किया हूं, हाँ 20 मीटर सही किया हूं। जो हमारा लास्ट जो फिफ्थ बॉल है उसका जो हाइट होगा, हाइट मतलब यहां पे डेप्थ है, मतलब यहां से मैं डाउनवर्ड मेजर कर रहा हूं, हाइट इज बेसिकली डेप्थ, दैट इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर पे होंगे। अरे दोस्तों, क्या इसके मतलब सारे बॉल्स हमारा इक्वली स्पेस्ड होंगे? ऑब्वियसली नहीं। ध्यान देना, जो फर्स्ट और सेकेंड बॉल के बीच का गैप होगा दिस विल बी 45 मीटर। जो सेकेंड और थर्ड बॉल के बीच में गैप होगा वो होगा मेरा 35 मीटर, राइट? जो थर्ड और फोर्थ बॉल के बीच में गैप होगा वो होगा मेरा 25 मीटर। और जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ के बीच में गैप होगा दैट विल बी 15 मीटर। और बाय द वे 6 तो मेरा 0 पे है, h6 जो है वो है मेरा 0 मीटर, यानी ये वाला गैप जो है वो है 5 मीटर का। यानी ध्यान दो, जैसे जैसे जितना ज्यादा बॉल लंबे टाइम तक चलता रहेगा वो वाला बॉल उनके बीच का जो गैप है वो उतना ज्यादा हमारा बढ़ता रहेगा। क्योंकि याद करो, डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकेंड जो होता है वो होता है u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, राइट? u तो यहां पर 0 है, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड था वो था हाफ a इंटू 2n माइनस 1, हाँ कि ना, राइट? तो बॉल जितना ज्यादा ट्रैवल करेगा n पे, यानी ध्यान दो, एक बार दो बॉल हवा में आ चुका है, हर पीछे वाला बॉल उसके आगे वाले बॉल के रेस्पेक्ट में एग्जैक्टली ध्यान देना 1 सेकेंड कम चला है, तो n का वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा गैप जो है वो हमारा बढ़ता रहेगा। यानी
जब n हमारा 5 सेकेंड है, a तो यहां पर मैं g लिख देता हूं, ये a यहां पर g है, सो Sn will come out to be simply 5 into 2n minus 1 मीटर। तो जितना ज्यादा हमारा n होगा, पहले वाले पे n5 था, पुट करो कितना आ रहा है ध्यान दो, 5 into 9 आ गया 45। दूसरे वाले के लिए n कितना हो जाएगा 4, तो 4 अगर मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, कैलकुलेट करो, आ जाएगा 35, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं इन बॉल का कोई एक इंस्टेंट पे फोटो क्लिक करूं तो ये वाला बॉल्स मुझे कुछ इस प्रकार के नजर आएंगे। बॉल्स थोड़ा इक्वल साइज का बना लेता है, अगला वाला गैप थोड़ा बड़ा, उसका अगला वाला गैप थोड़ा और बड़ा, उसका अगला वाला गैप थोड़ा और बड़ा, और उसका अगला वाला गैप थोड़ा और बड़ा। यह है हमारा फोटोग्राफ। अरे बाय द वे, ये फोटो और एक तरीके से भी बनाया जा सकता है, फोटोशॉप से। अगर एक बॉल मान लो गिरते जा रहा है कोई एक हाइट से, ठीक है, तो डिफरेंट टाइम पे, ये क्या है, सेम टाइम पे डिफरेंट बॉल्स का फोटो। या फिर अगर मैं ध्यान दो, ये मैं एग्जैक्टली ये भी तो सोच सकता हूं, जो t इक्वल्स टू 0 पर कोई एक बॉल को फेंका था और मैं हर एक 5 सेकेंड में फोटो क्लिक करूंगा, तो दोस्तों ध्यान देना, 1 2 3 4 5, ये वाला तो चलो फर्जी है, ऊपर वाला तो फर्जी है, ठीक है, वो तो कोई है ही नहीं कुछ भी। तो ये हर इंस्टेंट का फोटो जो है वो हमें मिलने वाला है, ये नहीं, यानी एक बॉल के बारे में अगर समझूं, t0 है, ये t1 सेकेंड पे दिख रहा है, ये t2 सेकेंड पे दिखेगा, ये t3 सेकेंड पे दिखेगा, ये t4 सेकेंड पे दिखेगा, ये t5 सेकेंड पे दिखेगा। यानी अगर मेरा टाइम डिपेंडेंट रोलिंग कैमरा है मेरे पास, मैं टाइम डिपेंडेंट रोलिंग कैमरा है, बेसिकली मूवीज हो रहे हैं, मूवीज में क्या करते हैं, डिफरेंट फोटोज को जल्दी से घुमा देते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता वो अलग अलग फ्रेम है, तो हमें इस तरीके से दिखेगा। सो इससे हमें ये मालूम पड़ेगा या नहीं जो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। जी हां, डेफिनेटली, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, सिंपल सी बात है, जो हमें ये नजर आएगा, जो गैप हमारा बड़े होते जा रहे हैं, तो इससे ये मालूम पड़ रहा है जो ये वाला पार्टिकल हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करने वाला है। अच्छा, मान लो अब किसी ने ट्रिक किया, ये वाला फोटो फ्रेम को उल्टा चलाया, यानी पहले उसको ये दिखाया, फिर उसको यहां पर ये दिखाया, फिर उसको यहां पर ये दिखाया, फिर उसको यहां पर ये दिखाया, फिर ये दिखाया, फिर ये दिखाएगा, तो क्या उसको एक्सीलरेशन उल्टा नजर आएगा या एक्सीलरेशन अभी भी सेम नजर आएगा? तो दोस्तों ध्यान देना, अच्छा, वेलोसिटी तो उसको ऑब्वियसली उल्टा नजर आएगा, यहां पर उसको धीरे धीरे पार्टिकल नीचे आते हुए नजर आएगा, वहां पर पार्टिकल ऊपर आते हुए नजर आएगा, तो वेलोसिटी तो डेफिनेटली उसको उल्टा ही लगेगा, यानी ये लगेगा जो पार्टिकल यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्या एक्सीलरेशन भी उसको उल्टा नजर आएगा या फिर सेम नजर आएगा, उसके बारे में सोचते हैं। दोस्तों जब मैं सीधा चलाया था तो गैप्स मेरा इंक्रीजिंग है, यानी जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं उस डायरेक्शन में डेफिनेटली एक्सीलरेशन है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। अब जब उसने उल्टे डायरेक्शन में ये वाला रील को चलाया, तो इन दैट केस दोस्तों ध्यान देना, उसको वेलोसिटी तो डेफिनेटली अपवर्ड नजर आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं उसके लिए, बट ऊपर में उसको गैप डिक्रीजिंग नजर आएगा, यानी उसको जो एक्सीलरेशन लगेगा दैट विल बी नेगेटिव। यानी इसके मतलब क्या है नेगेटिव एक्सीलरेशन के मतलब, यानी वेलोसिटी अगर ऊपर है
उसको लग रहा है पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, यानी ए हमारा नेगेटिव है, यानी ऊपर जाने पे अगर नेगेटिव ए लग रहा है तो एक्सीलरेशन तो डेफिनेटली पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर सोचे तो डाउनवर्ड ही है। यानी मैं ऐसा उसको विजुलाइज करूं या ऐसा उसको विजुलाइज करूं, पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन तो हमें उल्टा नजर आने वाला है, लेकिन एक्सीलरेशन का डायरेक्शन दोनों केस में हमें एग्जैक्टली सेम नजर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, वो तो मेरा केवल और केवल एक बहाना था। मेन मुझे ये वाला चीज समझाना था, जो अगर मैं एक स्टोन का डिफरेंट इंस्टेंट का फोटो को ओवरलैप करवाऊं और तुम्हें दिखाऊं, तब तुम्हें क्या नजर आएगा। अगर मैं सीधा रोल किया कैमरा को, तब हमें लगेगा डाउनवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, और अगर मैं अपवर्ड रोल करूं तो वेलोसिटी तो अपवर्ड नजर आएगा, बट एक्सीलरेशन अभी भी डाउनवर्ड पॉजिटिव ही नजर आएगा, वो अपवर्ड पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। हमारे पास यहां पर एक क्लिफ है ऑफ हाइट 30 मीटर। हमारे पास यहां पर एक क्लिफ है, वो है 30 मीटर। अच्छा, T इक्वल्स टू 0 पे एक पैराशूट, हमारे पास यहां पर क्या हुआ है, एक जो पैराशूट है वो ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इस पैराशूट का यू जो है वो 0 है। ठीक है, फ्रीली फॉल कर रहा है। पहले ये जी है, समझ में आया। फ्री फॉल टिल 1 second and then टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड तक वो फ्री फॉल करेगा, फिर उसके बाद पैराशूट खुल गया, जिस कारण पे वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी को घबराओ मत, वो कुछ नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड से वो फॉल किया, फॉल कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या है, 20 सेकेंड लेटर, 20 seconds later, a stone is dropped from cliff. 20 seconds later इसको मैंने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। तो सवाल यह है, will stone be able to catch parachute क्या मिड एयर में हमारा स्टोन जो है वो पैराशूट को पकड़ पाएगा या नहीं, इसके बारे में हमें जानना है। तो कैसे करेंगे, चलो दोस्तों हम पैराशूट का मोशन को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। पैराशूट के बारे में अगर मैं सोचूं, ठीक है, पैराशूट के बारे में अगर मैं सोचूं, पहले 1 सेकेंड तक फ्री फॉल हुआ है, तो जो फर्स्ट 1 सेकेंड है तो उसका एज कितना होगा, हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो एज हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर तक तो पैराशूट हमारा फ्री फॉल करेगा और 5 मीटर तो वो पहले कवर कर लेगा। राइट,
अब 5 मीटर के बाद से ये वाला जो है वो हमारा खुलने वाला है, ठीक है। 5 मीटर के बाद जो है ये हमारा खुलने वाला है और 1.2 मीटर पर सेकेंड से ये चीज आगे चलने वाला है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ध्यान दें तो पहला 1 सेकेंड के बाद जो 19 सेकेंड है उससे ये 1.2 मीटर पर सेकेंड से चलेगा, हाँ कि ना। सो जो नेक्स्ट 19 सेकेंड है, जो हमारा नेक्स्ट 19 सेकेंड है उस पर एस हो जाएगा 1.2 इंटू 19, तो वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 19, 3.8, 22.8 मीटर। सो पैराशूट जो है वो एक्चुअल में 5 मीटर और 22.8 टोटल डिस्टेंस वो जो ऑलरेडी कवर कर चुका है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, 5 + 22.8 दैट इज इक्वल्स टू 27.8 मीटर। तो 27.8 मीटर तो उसने ऑलरेडी कवर कर चुका है और ये अब जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 2.2 मीटर, और 2.2 मीटर में पहुंचने में इसको अब टाइम लगभग 2 सेकेंड लगने वाला है। जो अब स्टोन का टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दोस्तों अगर 2 सेकेंड से, अगर हम ध्यान दें अब जो पोजीशन है उस पोजीशन के बारे में अगर बात करें हम लोग, यहां पर है स्टोन, यहां पर है पैराशूट, ये डिस्टेंस जो है वो है 2.2 मीटर, और स्टोन तो अभी भी यहीं पे है, इसका U 0 है, पैराशूट डाउनवर्ड अभी भी कांस्टेंट से आएगा 1.2 से। तो यहां पर जो टाइम लगेगा T, दैट विल बी 11/6 सेकेंड, लगभग 2 सेकेंड मान लो। और स्टोन का गिरने में कितना टाइम लगेगा वो अगर मैं एक बार कंप्यूट करूं तो 30 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 सेकेंड, तो t इज इक्वल्स टू √6 सेकेंड, सॉरी, तो t इज इक्वल्स टू √6 सेकेंड, जो कि डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 सेकेंड है और ये डेफिनेटली लेस देन 2 सेकेंड है। तो ऑब्वियस सी बात है ये किसी भी हालात पर कैच हमारा नहीं कर पाएगा, क्योंकि 2 सेकेंड पहले ही तो ये वाला चीज हमारा यहां पर गिर जाएगा। यानी ध्यान दो, इससे भी अच्छा एक और काम करते हैं, सुनो एक काम करते हैं, और अगर और ज्यादा हमें चीजों को समझना है, चलो 27.8 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में तो हम देखते हैं। 27.8 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसके बारे में हम देखते हैं एक बार। सो लेट्स सी, यहां पर U 0 है, ये वाला हाइट जो है वो है 27.8, राइट, समझ में आया। सो यहां पर जो टाइम लगेगा 27.8 इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मेरे पास आएगा 27.8/5, तो 528, 5.56, तो t विल बी √over 5.56 सेकेंड। यही हमारा 2 सेकेंड से बड़ा है, बट ये तो 2 सेकेंड के पहले ही पहुंच जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ध्यान दो एक चीज, याद, ये स्टोन तो पैराशूट के इनिशियल लेवल तक भी नहीं पहुंच पाएगा,
उसके पहले ही पैराशूट जो है वो जमीन पे गिर जाएंगे, तो डेफिनेटली स्टोन कैन नेवर मिट द पैराशूट मिड एयर। स्टोन कैन नेवर मिट द पैराशूट मिड एयर। तो यहां के कैलकुलेशन से हम आसानी से वो चीज देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला गया है। हमारे पास एक टावर है। इस टावर का हाइट हमें मेजर करना है। ये टावर का हाइट हमें मेजर करना है। वो मेजर करने के लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। वो क्या है? ये टावर के टॉप से एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया। ठीक है, समझ में? When ball reaches x height below, बॉल जब यहां से ऊपर से x दूरी पहुंच जाता है, बॉल कहीं यहां पर है, ठीक है? another ball is dropped from y below the top of cliff। तो तब मैंने जाके और एक बॉल को ड्रॉप किया और यहां पर आ चुका है। यहां से y डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है? यहां से मैंने और एक बॉल को ड्रॉप किया। बोथ द बॉल्स reach ground simultaneously। both the ball reach ground simultaneously, एक ही टाइम पर पहुंचा। अच्छा, दोनों बॉल को जो छोड़ा हूं अलग अलग इंस्टेंट पे छोड़ा हूं, राइट? ये t को 0 पे अगर छोड़ा हूं, ये एक साइड जब नीचे आ चुका है, उस इंस्टेंट पे दूसरा बॉल को छोड़ा जा रहा है हाइट y से। तो ये बोला है जो दोनों के दोनों बॉल जो है वो एक साथ हमारे ग्राउंड पे आके पहुंच रहा है। तो कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर। हमारा टावर का हाइट कितना होने वाला है? ठीक है, ये हमारा सवाल है। ओके दोस्तों, लेट्स सी। अच्छा, ये वाला जब एक्स हाइट हमारा नीचे आ चुका है, ये वाला जब हमारा एक्स हाइट नीचे आ चुका है, तो उस टाइप पे क्या सिनेरियो है? मान लो ये हमारा टावर है, तो ये वाला हाइट जो हो जाएगा दैट विल बी h माइनस एक्स। अब ये जितना बचा हुआ है वो है हमारा h माइनस एक्स, और इस टाइम पर इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u, ऊपर वाले को भूल जाओ। क्या मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं या नहीं? √2gx, क्योंकि x डेप्थ तक तो वो आया है, g हमारा डाउनवर्ड है, तो u जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू √2gx। ठीक है, समझ में आया? और इस इंस्टेंट पे एक दूसरे को फेंका गया है ऊपर से। ये वाला तो x था, ऑब्वियसली ये वाले पॉइंट से नीचे से फेंकना पड़ेगा,
बिकॉज इट हैज सम यू, और ये वाला स्टोन ड्रॉप होने वाला है, उसका यू 0 होगा। ये y है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा h माइनस वाई है, ठीक है, और इसका जो u होगा दैट u इज इक्वल्स टू 0। और दोनों अब हमारा इक्वल टाइम लगाता है यहां पर पहुंचने में जमीन को, यानी जितने टाइम पे ये वाला h माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करता है उतने ही टाइम पे ये वाला h माइनस वाई डिस्टेंस कवर करता है। यानी अगर मैं लिखूं इसके बारे में h माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2gx इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। और दूसरा अगर मैं यहां पर लिखूं h माइनस वाई दैट विल बी अंडर रूट 2g, सॉरी क्या लिख रहा हूं, 0 इंटू टी प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, राइट। ओके, तो सबसे पहला जो चीज मैं सोचना चाह रहा हूं वो ये है, मुझे ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो ये हाफ जी टी स्क्वायर वाला जो टर्म है वो टर्म मेरा पूरी तरीके से कट जाता है। यानी अगर इन दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी y माइनस एक्स, y माइनस एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gx इंटू टी। तो मेरे पास t का वैल्यू यहां पर आ चुका है y माइनस एक्स बाई रूट ओवर 2gx। और ये टाइम को, ये वाला इक्वेशन थोड़ा प्यारा है, ठीक है, ये वाले इक्वेशन पे अगर मैं इस t का वैल्यू को पुट कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा t अब यहां पे एलिमिनेट होने वाला है। सो मैं लिख सकता हूं h माइनस वाई इज इक्वल्स टू हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2gx। वाओ, जी भी कट गया, बढ़िया, यानी हाइट इंडिपेंडेंट ऑफ जी आएगा। जी गॉन। सो h मेरे पास ये आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू y प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 4x, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से, ध्यान दो, h इक्वल्स टू y, सॉरी 4xy प्लस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4x। नाउ ध्यान दो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा, और जब मैं ऐड कर दूंगा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो सिंपली मैं लिख सकता हूं क्या हमारे पास h इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4x। सो इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑफ g। तो टावर का हाइट जो है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4x। काफी ज्यादा आसान सवाल है, आई होप यहां पर समझ में आया होगा जो क्वेश्चन को हम किस तरीके से एनालाइज करता है। तो हर क्वेश्चन का जो अल्टीमेट फंडामेंटल टेक्निक्स होंगे वो तो हमारे सेम ही होंगे। अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में अलग अलग फंडा अपनाना पड़ता है। हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे ऑब्वियसली, बट जो मेन मुद्दे का तरीका होता है आई होप यहां तक समझ में आ चुका होगा, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन में अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, क्या है, हमारे पास एक बलून है, ठीक है, हमारे पास एक बलून है।
a balloon, air balloon, is going up with constant speed ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड का कांस्टेंट स्पीड के साथ जो है वो बलून मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? When it was at a height 100 meter, a stone is dropped from it. एक स्टोन को मैंने ड्रॉप कर दिया, जी का वैल्यू को 10 ही लेना है। ठीक है, सो सवाल यह है जो कैलकुलेट एच मैक्स ऑफ द स्टोन एंड दूसरा टाइम टेकन बाय इट, टाइम टेकन बाय इट टू रीच जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा ये स्टोन जो है वो एट मैक्स कितना हाइट तक ऊपर चढ़ने वाला है। अच्छा, ध्यान दो, जब मैं स्टोन को ड्रॉप करूंगा द स्टोन विल ऑलवेज गेट द वेलोसिटी ऑफ द बलून जिस इंस्टेंट पे मैंने ड्रॉप करूंगा। देखो, ट्रेन से मैं कोई भी बॉडी को ड्रॉप करता हूं, उस इंस्टेंट पे उस बॉडी को ट्रेन का वेलोसिटी डेफिनेटली मिल जाते हैं, क्योंकि जो ड्रॉप कर रहा है, अगर मैं ड्रॉप भी कर रहा हूं यहां से तो मेरा हाथ खुद मूव कर रहा है ऊपर, और मेरे साथ स्टोन जो है वो कनेक्टेड था, तो स्टोन को तो ऊपर वेलोसिटी डेफिनेटली मिल ही चुकी है। बट जो भी बलून का एक्सीलरेशन है, तो 9th में तुम लोग थोड़े बहुत तो पढ़े हो, एक्सीलरेशन होते हैं फोर्स के कारण। एक बार जैसे ही में वो हवा में आ जाएगा तो बलून का जिस कारण पे एक्सीलरेशन हो रहा है वो स्टोन के ऊपर डेफिनेटली नहीं लगने वाला है। सो एक बात ध्यान देना, स्टोन विल गेट u of balloon but not acceleration। जो स्टोन होगा उसको हमेशा बलून का जो उस टाइम का वेलोसिटी होगा वो तो मिल जाएगी, वही स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट बलून का एक्सीलरेशन के साथ स्टोन का एक्सीलरेशन का कोई लेना देना नहीं होगा। स्टोन का जो एक्सीलरेशन होगा इट विल बी सिंपली जी डाउनवर्ड, इट विल बी सिंपली जी डाउनवर्ड। इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया था, यहां पर बलून का एक्सीलरेशन नहीं है, होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें केवल और केवल बलून का उस इंस्टेंट का वेलोसिटी चाहिए जो हमारा स्टोन का भी इनिशियल वेलोसिटी होने वाला है। बाकी और कोई भी इंफॉर्मेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फंडा ये है, अगर मैं स्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूं इस क्वेश्चन को, तो सिंपल सी बात है, ये मेरा ग्राउंड है, यहां से 100 मीटर ऊपर हमारा स्टोन है और उसको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी 20 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड जी होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
स्टोन का कोई मतलब नहीं है व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बलून। मैं बार बार ये वाला पॉइंट को दिमाग पे हिट करने का ट्राई कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो बलून का इनिशियल वेलोसिटी उस इंस्टेंट का वेलोसिटी है, वही स्टोन का ड्रॉपिंग इंस्टेंट का इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है। इट विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द बलून बट नॉट इट्स एक्सीलरेशन। वंस ड्रॉप, इसके ऊपर ओनली फोर्स जो लगता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसका एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड जी ही होने वाली है और कोई फैक्टर काम नहीं करेगा। ओके, सो बलून के साथ क्या होने वाला है? बलून ऊपर जाने वाली है और फिर नीचे आने वाली है, लाइक दिस। बलून ऊपर जाने वाली है और फिर नीचे की तरफ आने वाली है, समथिंग लाइक दिस। समझ में आया है या नहीं आया है? अच्छा, एच मैक्स के लिए क्या होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे डेफिनेटली वेलोसिटी को जीरो करना पड़ेगा, तो ये वाला हाइट को तो मान लो है h1। सो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू h1। तो h1 का वैल्यू सिंपली आ जाएगी मेरे पास 20 मीटर। तो स्टोन जो है वो वहां से और 20 मीटर ऊपर जाने वाली है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा एच मैक्स होगा दैट विल बी फ्रॉम ग्राउंड 100 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर। स्टोन एट मैक्स जो है वो जमीन से 120 मीटर हमारा ऊपर जाने वाली है। नाउ इसके अलावा अब टाइम अगर पूछता, अच्छा डायरेक्टली टाइम के लिए ये वाले को रेफरेंस लाइन ले लो, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, नेट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड 100 प्लस, क्योंकि नीचे की तरफ है, और एक्सीलरेशन प्लस 10, यू जो है वो हमारा कितना है -20, यानी एस जो है वो है +100, यू जो है दैट इज -20, ए जो है वो है +10। तो अगर मैं इक्वेशन बनाया 100 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, सो 5t स्क्वायर -20t -100 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर -4t -20 दैट इज 0। T equals to b square 4ac upon 2a। So √96 plus 4 by 2 second। Now √96 क्या होता है? इसको लिख दो 16√6, 16 में से बाहर आ जाएगा 4, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? इट विल बी 2 इंटू √6 प्लस 1 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो लगेगा बलून का नीचे पहुंचने के लिए दैट विल बी 2 इंटू √6 प्लस 1 सेकेंड। ओके, चलो अब और एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेरे पास एक टावर है, ठीक है, मेरे पास एक टावर है, इसका हाइट है 90 मीटर। ओके, ग्राउंड से मैं एक स्टोन को फेंका विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ v0, with an initial speed of v0. v0 is such that it just reaches the top,
ये जस्ट हमारा जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाली है। समझ में आया है या नहीं आया है? 2 सेकेंड लेटर, 2 सेकेंड बाद another stone is dropped from टॉप से और एक पत्थर उसने फेंक दिया। फाइंड when and where 2 stones वो दोनों स्टोन जो है वो कब और कहां पर जाके मीट करने वाले हैं। जी जो है वो हमारा डाउनवर्ड 10 है, टेक इट एज 10। कोई भी क्वेश्चन में अगर देना भूल भी जाओ तो 10 ले लेना तुम लोग, ठीक है। बाय द वे फीट पर सेकंड स्क्वायर में कितना होता है? जी इज 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। कोई क्वेश्चन देना नहीं चाहिए, अभी क्वेश्चन में पूरा एसआई इस्तेमाल होता है। जेई एडवांस में केवल एसआई इस्तेमाल होगा, ये रूल है, ठीक है। बाकी अगर कोई नीट या फिर जेई मेंस में आ जाए तो वी विल टेक जी एज अ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंपली, एंड 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहली बात वी नॉट का वैल्यू क्या है वो एक बार जल्दी से निकाल लेते हैं, पहले वो चीज जरूरी है। सो टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो 90 मीटर पे है, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एच। ये 90 मीटर पे पहुंचने वाला है, तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा? वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1800, so V naught equals to 30√2 मीटर पर सेकेंड। V naught जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा मेरे पास 30√2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 2 सेकेंड तक तो ये सिंपली अकेला ही मूव करेगा, तो पहले उसको तो हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 सेकेंड तक वो कहां पर जाएगा, और दूसरी बात है जो किस पॉइंट से जाके कौन सा पॉइंट पर पहुंचेगा, पहले उस चीज को देख लेते हैं। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद की अगर मैं कहानी के बारे में बातचीत करूं, मेरे पास जो उस टाइम का वेलोसिटी होगा v, दैट विल बी 30√2 माइनस 2 इंटू 10, राइट। सो मेरे पास हो जाएगा 10 इंटू 3√2 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद ये उसका वेलोसिटी होगा, और जो s होगा दैट इज ut माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। तो मेरे पास s जो आ जाएगा दैट विल बी 60√2 माइनस 20 मीटर। ये हमारा सिनेरियो है, राइट, ये हमारा सिनेरियो है। सो हमारा जो टावर है राइट नाउ 2 सेकेंड बाद जहां पर सेकेंड बॉल अब हमारा छूटने वाला है, उसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो दोस्तों ये वाला यहां पर है, इसका u0 है, और दूसरा वाला बॉल अब यहां पर आ चुका है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट उसका ऑलरेडी हो चुका है। तो ये वाला गैप जो हमारा बचा हुआ है, ये वाला गैप जो हमारा बचा हुआ है, वो गैप कितना होगा? 90 माइनस दिस, यानी वो कितना हो जाएगा मेरे पास? दिस गैप विल बी 110 माइनस 60√2 मीटर। दिस गैप विल बी सिंपली 110 माइनस 60√2 मीटर।
राइट। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट आई नो अपवर्ड 10 into 3√2 - 2 मीटर पर सेकेंड, उसका यू जो है वो तो हमारा 0 है। ठीक है, सो इसको अगर मैं H0 बोल देता हूं तो मान लो ये आता है x, तो ये आता है H0 माइनस x। यहां पर जाके ये मिट करता है, तो सिंपल सी बात है, मैं x क्या लिख सकता हूं, x कैन बी रिटन एज, ध्यान देना, इसको मैं, इसके लिए मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव मान रहा हूं, सिंपली हाफ जी टी स्क्वायर, और ये वाले के लिए भी मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस H0 माइनस x, दैट विल बी इक्वल्स टू, u मेरा नेगेटिव है तो -10 इंटू 3√2 - 2 इंटू t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव माना, डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव माना। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस H0, और सिंपली अब मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा H0 इक्वल्स टू 10 इंटू 3√2 - 2 इंटू टी, राइट। एंड H0 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 11 माइनस 6√2। सो सिंपली अगर हम देखें 10 कैंसिल कर दो तो t का वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी 11 माइनस 6√2 बाई 3√2 माइनस 2 सेकेंड। तो इतने टाइम के बाद हमारा स्टोन जो है वो दोनों मीट करेगा। अब इस t को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वेर यानी x का वैल्यू जो है वो भी हमें आसानी से मिल जाएगी। कैलकुलेशन चाहे जैसा भी हो, बाकी कंसेप्चुअली क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम समझ गए होंगे। अगर दो स्टोन है उनको अलग अलग टाइम पर फेंका गया है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ये वाला स्टोन है, दूसरा वाला स्टोन, वो जब फेंका गया है उस टाइम का सिनेरियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद जो है मेरा कॉमन टी काम करेगा। पहला 2 सेकंड में तो इसका इंडिपेंडेंट मोशन होने वाला है दोस्तों। आई होप इस पॉइंट तक समझ में आया है, और कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम मोशन अंडर ग्रेविटी को समझेंगे, बट बेसिक लेवल पे आई होप ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ओके